ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले राजघराने के दादाजी बताए जाते हैं, जो कि अपनी पोती से कह रहे होते हैं कि अब मिस्ट्री क्लाउड की तो खैर नहीं, मुझे पता नहीं था कि ये लड़का वास्तव में वापस आ जाएगा और पता नहीं अब जीवा एम्पायर में ऐसा क्या करेगा। अब तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए हमारे राजघराने को इस लड़के का साथ चाहिए। इतने में राजकुमारी कहती है कि दादाजी मुझे लगता है कि मुझे बिंदल फैमिली की मदद करनी चाहिए, हमें हमारी तुरंत सेना को वहाँ पर भिजा देना चाहिए ताकि हम थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बिंदल फैमिली की मदद कर सके। और राजकुमारी की इसी बात पर दादाजी कह देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, जल्दी जाओ और बिंदल फैमिली की मदद करो। और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्ट्री क्लाउड का वही घुसड़ बुड्ढा बताया जाता है, जो कि जान को देखकर हंस रहा होता है हा और अपनी चूहों की सेना बुलाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। और तभी हमें लाल बालों वाला लिलियान मतलब कि कचौड़ी को बताया जाता है, जो कि तलवार को अपने कंधे पर रखता है। इसके बाद फिर हमारे सेक्सी बॉय मतलब कि बर्फ के किंग हमारे जान से बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ ये सब लोग हैं? तो हमारा भी जान भी कह देता है कि बेशक ये सब लोग मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन तभी हमारा जान उस सामने वाले घुसड़ बुड्ढे से कहता है कि वास्तव में उस धोती चोर ने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है यहाँ आते, जो उसने तुम लोगों को यहाँ पर मेरे हाथों मरने के लिए भिजा दिया है, इसलिए मैं उस धोती चोर का यह उपहार स्वीकार करता हूँ। और यह कहती वो जोर से चिल्लाकर कहता है हमला करो इन पारों, सबको मार डालो। और भाई हमारे जान की यह कहती सांसद विधायक बिजोरा फिजोरा साहब वहाँ पर लगे तिरी मचाने लगते हैं। और तभी एक मिस्ट्री क्लाउड का घुसड़ बुड्ढा हमारे जान से कहता है कि जान क्या तुम मरना चाहते हो? आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा और साथ ही साथ बिंदल फैमिली को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। और यह कहती वो साला बुड्ढा कुछ शिक्षकों को आदेश देता है कि जाकर बिंदल फैमिली के एक बुजुर्ग एक आदमी को मार डालो और जब तक मारते रहना जब तक कि कोई जिंदा ना रह जाए। और उस बुड्ढे की यह कहती वहां से कुछ पक्षी नीचे चले जाते हैं। और तभी हमारा जान कहता है कि आई एम्परर तुम इन दोनों घुसड़ बुड्ढों को संभालो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि वो कैसे प्राइमरी क्लैन के एक भी आदमी को मार पाते हैं। और यह कहती हमारा जान नीचे आ जाता है और जब वे दोनों घुसड़ बुड्ढे हमारे जान को रोकने के लिए आगे आते हैं तो उनके सामने हमारे आइस एम्परर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कहाँ चल दिए, अभी थोड़ा मेरा प्रसाद तो लेकर जाओ। और यह कहती उन दोनों घुसड़ बुड्ढे और आइस एम्परर के बीच लगे तेरी फाइट होने लगती है। और हमारा जान यापी और हमारे भाई को बचाने के लिए मतलब कि हमारे लोंडे के भाई को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है नीचे। और भाई जितने भी वो पक्षी पर बैठकर योद्धा आए थे ना उन सबको भाई एक ही बार में निपटाता हुआ नीचे आ जाता है और यापी के सामने एकदम सेक्सी स्टाइल में और मस्त तरीके से खड़ा हो जाता है। और वहीं फिर यापी से कहता है कि यापी तुम तो और भी ज्यादा सेक्सी और हॉट हो गई हो, मुझे लगता है कि इन 3 सालों में तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और वहीं जब यापी जान को देखती है तो उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू से आ जाते हैं और वो जान से कहती है कि जान तुम क्या वापस आ गए आप? और वहीं हमारा जान भी यापी से कह रहा होता है कि इन 3 सालों में तुमने जियो फैमिली की बहुत ज्यादा मदद की है। और तभी यापी अपनी बात पलटती है और कहती है कि वो तुम्हारा भाई वहाँ पर है। और हमारा जान भी भाई को देखकर तुरंत अपने भाई के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले हमारे जान की नजर अपने भाई के पैरों पर पड़ती है और वो अपने भाई से पूछता है कि भाई आपके पैरों को क्या हुआ? तो हमारे जान का भाई भी जान से कहता है कि मिस्ट्री क्लाउड ने जब हम पर हमला किया था तो गलती से एक धा की चेन मेरे पैरों में आकर लग गई थी, जिस वजह से उस चेन का पॉइजन मेरे पैरों में फैल गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा दिमाग और मेरे हाथ एकदम सही तरह से काम करते हैं। चलो ये सब बात छोड़ो। और सेकंड नंबर के भाई से कहता है कि ये बताओ कि तुम डाउ वांग लेवल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तो इस पर हमारे लौंडे का बीच वाला भाई कह देता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे डाउ वांग लेवल में पहुंचने में जान का ही हाथ है। और फिर तभी हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने गुस्से में अपनी मुट्ठी को मार लेता है और फिर अपने बड़े भाई के पैरों में बैठता है और उनसे कहता है, और भाई क्या ही सैड म्यूजिक बज रहा था इस समय, वो अपने बड़े भाई के पैरों में बैठता है और कहता है कि भाई इन 3 सालों में जो भी कष्ट तुमने सहे हैं उन्हें अब मैं खत्म कर दूंगा, हमारे एक दुश्मन को मैं चुन चुन कर मार डालूंगा। और तभी हमारे लौंडे का सबसे बड़ा भाई भी कहता है कि छोटू तूने भी तो 3 सालों तक बहुत कष्ट सहे हैं, पिताजी सच कहते थे कि सच में जियो फैमिली को एक ऐसी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर देगा जहाँ पर हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और तभी हमारा जान वहाँ पर खड़ा होता है और अपने भाई से पीछे मुड़कर कहता है कि भाई आज से जियो फैमिली का जो कोई भी अपमान करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। और यह कहती है वो याफी की ओर जाने लगता है और याफी से कहता है कि याफी तुरंत अपने सारे सिपाहियों को वापस बुला लो। और जान की यह कहती है याफी अपना सिर हिलाती है और अपने सारे सैनिकों को पास बुला लेती है। और तभी हमारा जान अपने पंखों को बाहर खोलता है और बाहर खोलने के बाद हमारा जान आसमान में उड़कर अपनी दोनों फ्लेमों को अलग अलग कर लेता है और भाई अपनी कोलाधार फ्लेम को एक हाथ में लेकर वहाँ पर चारों तरफ फैलाने लगता है, जिससे भाई मिस्ट्री क्लाउड के स्टूडेंट चिटपिटी की तरह वहाँ पर फूटने लगते हैं फट फट फट। और यह देखते ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, भागो भागो। और भाई जब यापी और हमारे लौंडे का भाई दिखता है ना तो वो शॉक्ड हो जाती है कि जान कब से इतना बेरहम हो गया। और तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है और उन मिस्ट्री क्लाउड के सैनिकों से कहती है कि सालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजघराने से होते हुए शहर में दंगा करने की, इसलिए चलो अब अपना बाकी का जीवन काल कोठरी में बिताना। और यह कहती है वो सारे वहाँ पर मिस्ट्री क्लाउड के सैनिकों को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद अब फिर वो जान और यापी के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे सैनिकों को इकट्ठा करने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाई। और जान आपके लिए दादाजी ने मेरा
नमस्कार भी जाए, मतलब कि दादाजी ने आपको नमस्कार कहा है। लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कती है और हमारा जियान राजकुमारी से कहता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, और यह कहती हमारा जियान आसमान में उड़ जाता है। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें आइस एम्परर को बताया जाता है, जो कि उन दोनों मिस्ट्री क्लाउड के एल्डरों को बुरी तरह से धोने में लगे हुए होते हैं और उन दोनों में लगे तेरी बरसाने में लगे हुए होते हैं। तभी एक अटैक आइस एम्परर में टकराने वाला होता है। तभी वहां पर हमारा जान टपक पड़ता है और वहां पर आइस एम्परर से कहता है कि चलो अब इनको साथ में मिलकर संभालते हैं। तो भाई हमारा बर्फ का किंग भी कह देता है कि ठीक है। और फिर क्या दोबारा से उन सबके बीच लगे तेरी फाइट होने लगती है, जहां पर सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़ रहे होते हैं और सभी लोग एक दूसरे में बजाने में लगे हुए होते हैं। और भाई मिस्ट्री क्लाउड के बुड्ढे तुगलुक कर गद्दी की तरह बचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन भाई हमारे लोंडे की साइड के बंदे उनकी गर्दन मरोड़ कर उन्हें मार कर नीचे फेंक देते हैं और तो और दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे भाई मिस्ट्री क्लाउड के बुड्ढों को बहुत परेशानी हो रही होती है। और भाई फिर हमारे जियान को बताया जाता है, जो कि एक ही अटैक में एक बुड्ढे को निपटा देता है, मतलब कि ऐसे एक बुड्ढे को एक ही अटैक में निपटाते चलता है। और भाई यहाँ पर हमारे लोंडे का पारा बहुत ही हाई होता है और उसे याद आने लगता है कि कैसे मिस्ट्री क्लाउड ने उसके क्लैन पर हमला किया था और उसके पिता को मारा था, और कैसे उसके भाई के दल पर हमला किया था मिस्ट्री क्लाउड ने। हमारे जान को यहाँ पर एक एक चीज याद आ रही होती है, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में होता है और एक ही साथ दो तीन बुड्ढों को अकेले ही मार रहा होता है। और ऊपर से मिस्ट्री क्लाउड के योद्धाओं की बारिश हो रही होती है। और फिर इसी के साथ हमें आइस एम्परर को बताया जाता है, जो कि अपने फोर्स डी ड्रैगन के साथ दो घुसड़ बुड्ढों को संभाल रहे होते हैं और भाई वो उन दोनों घुसड़ बुड्ढों पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हमारे आइस एम्परर अपनी दोनों ड्रैगन से उन बुड्ढों पर हमला कर देते हैं और उन दोनों घुसड़ बुड्ढों को अपनी जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन इतने में वो दोनों घुसड़ बुड्ढे चलते हैं तो वो अपनी एक सील बना लेते हैं और आइस एम्परर के ड्रैगन से बच जाते हैं। लेकिन इतने में हमारा जियान आता है और अपनी तलवार से एक ही बार में उनकी सील को तोड़ देता है। और इसके बाद एक घुसड़ बुड्ढे के पास आता है और उससे कहता है कि साले तूने मेरी फैमिली पर हमला करने की कोशिश की। और यह कहती है वो एक घुसड़ बुड्ढे में तलवार से लगे देकर उसे लाल पीले नीजल निकाल देता है। और फिर इसके बाद दोबारा से उसकी एक मुंडी में देता है, जिसके कारण वो जमीन पर मतलब कि जमीन की ओर तेजी से जाने लगता है। लेकिन इतने में हमारे जान के ऊपर एक और बुड्ढा आ जाता है और वो हमारे जान पर हमला कर देता है। तो हमारा जान वहां से टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है और वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है ऑक्टेन ब्लास्ट। और उस बुड्ढे में हमारे लोंडे का हमला पड़ता है तो वो जमीन की ओर जाने लगता है। लेकिन इतने में हमारा जान वैक्यूम हैंड का उपयोग कर उसे अपने पास खींचने लगता है और वहां पर अपनी तलवार को तैयार कर उसमें एक फुटबॉल की तरह देता है धड़ाक। और फिर क्या इसी एक मुक्के के साथ वो घुसड़ बुड्ढा वहां पर मर जाता है। और फिर इसके बाद वहां पर हमारा लोंडा जोर से चिल्लाता है और अपनी शक्तियों को चारों तरफ फैला देता है। और भाई जब उसकी शक्तियां चारों तरफ फैलती हैं तो उसकी शक्तियां मिस्ट्री क्लाउड के बाहर तक भी पहुंच जाती हैं। और वहीं पर एक लड़की की आंख खुलती है और ये हमारी प्यारी दुलारी यूनियन होती है, जो कि हमारे जान की औरे को देखकर मतलब कि महसूस कर मन में सोच रही होती है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, ये और उसका कैसे हो सकता है। और फिर इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उस धोती चोर की सभा बताई जाती है, जहाँ पर उसके कुछ चेले चपाटे कह रहे होते हैं कि यूनसेन महाराज, हमने जो बिंदल फैमिली के लिए उन्हें मारने के लिए हमने जो योद्धा भेजे थे उनके क्रिस्टल टूटते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ योद्धा बहुत घायल हैं और कुछ योद्धा मार चुके हैं। लेकिन तभी एक बुड्ढा कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, उस मित्तल फैमिली की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे डाउ गोइंग और डाउ होंग के लेवल को मार सके, मतलब कि लेवल वाले बंदों को मार सके। कहीं ऐसा नहीं कि उनके साथ वो तीनों परिवार और शाही परिवार का घुसड़ बुड्ढा आ गया हो। लेकिन इतने में वहां पर धोती चोर बोल पड़ता है कि चुप रहो, वो हरामी जान जिसे मैंने 3 साल पहले यहाँ पर मार पीट कर भगाया था, वो लड़का वापस आ चुका है और उसने हमारे सारे बुड्ढों को मार डाला है। और भाई उस धोती चोर की यह बात सुनकर वहाँ पर एक घुसड़ बुड्ढा कहता है कि वो जियान वो तो पहले ही मर चुका था, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की। लेकिन इस पर वो धोती चोर कहता है कि उसके औरे को देखकर मुझे लगता है कि वो डाउ होंग लेवल पर पहुंच चुका है और मैंने शायद उसे 3 साल पहले कम आंक लिया था। लेकिन अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ सबके सब और मिस्ट्री क्लाउड की सुरक्षा बढ़ा दो। अगर कोई भी विरोधी मिस्ट्री क्लाउड में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत मार डालो। ध्यान रहे कि अब यहाँ पर कोई आने ना पाए। और भाई उस धोती चोर की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से मिस्ट्री क्लाउड के दोनों बुड्ढे चले जाते हैं और उन दोनों बुड्ढों की जाति वहाँ पर एक काला साया आ जाता है और वो धोती चोर से कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि वो लड़का जिंदा है और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन वो धोती चोर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बार उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो काला साया उस धोती चोर से कहता है कि किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए और मुझे पता चला है कि उस जान के शरीर के अंदर आदरणीय और महान मिस्टर याओलाओ की आत्मा रहती है और साले अगर उस आत्मा ने जान की मदद कर दी ना तो तुझ जैसे छिलके को तो वो उठाकर पटक देगा। इसलिए तुम उस आत्मा की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा, तुम्हें सिर्फ उस बच्चे को संभालना है। तो यूनसेन भी कह देता है कि ठीक है मैं उसे संभाल लूंगा और तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं उसे बताऊंगा कि मरना बहुत बेहतर रहता है जीवित रहते हुए। और यह कहती है वो धोती चोर उस होल से बाहर चला जाता है और फिर इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से जान को बताया जाता है, जहाँ पर वो घुसड़ बुड्ढा अंतिम सांसों के साथ टपक चुका है
है और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारा जियान आइस एम्परर के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि 3 साल तक मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी जान की इस बात पर आइस एम्परर भी कह देते हैं कि बच्चे अब तुम पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और इसके अलावा बहुत समझदार भी हो चुके हो। लेकिन तभी हमारा जान अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक गोली को निकालता है जो कि पर्पल रिकवरी गोली होती है और वो हमारे आइस एम्परर को दे देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये गोली आपको देने में इतनी देर कर दी, लेकिन इस गोली की सहायता से आपकी शक्तियों में लगी सील पूरी तरह से हट जाएगी और आप दोबारा से एक डार्क के पीक के योद्धा बन जाएंगे। और भाई जब आइस एम्परर उस गोली को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इसके लिए 3 साल से इंतजार कर रहा था और तुम्हें याद था बच्चे, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है जहाँ पर वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन 3 सालों में मिस्ट्री क्लाउड की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि बर्फ का किंग आइस एम्परर जॉन को बता रहे होते हैं कि इन 3 सालों में मिस्ट्री क्लाउड ने जीवा एम्पायर में बहुत ही ज्यादा दंगा प्रसाद किए हैं और इसके अलावा मुझे लगता है कि मिस्ट्री क्लाउड के साथ कोई और भी रहस्यमय दल है जिस वजह से मिस्ट्री क्लाउड इन 3 सालों में इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया है। हमारा जान भी यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि शायद वो होलो सोली है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में लाइट चमकती है और काइलिन और जिया प्रकट हो जाती है और वहीं जिया कह रही होती है कि यहाँ पर कोई भी औषधि नहीं है। और इसके अलावा जब आइस एम्परर हमारी क्वीन मेडूसा को देखते हैं तो वो कांपने लगते हैं कि वो भाई ये तो क्वीन मेडूसा है। और भाई जिया मस्त तरीके से एक जड़ी बूटी को खा रही होती है। तभी हमारा जान चलता है और उसकी जड़ी बूटी को छीन लेता है और उसे डांटने लगता है कि ये जड़ी बूटी तुमने कहां से चुरा ली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें दोबारा से वहीं पर वापस भेज दूंगा। और इसके बाद वो जिया को डांटने लगता है और क्वीन मेडूसा की ओर भी घूर घूर कर दिखने लगता है हमारा जान। और फिर इसके बाद आइस एम्परर के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे क्षमा करना, इन दोनों पर मैंने ध्यान नहीं दिया जिससे कि ये मित्तल फैमिली की कुछ जड़ी बूटियां ले आई हैं, इसलिए आप वापस रख लो। और भाई जब आइस एम्परर उस जड़ी बूटी को देखते हैं और क्वीन मेडूसा को देखते हैं तो उनकी हालत पतली हो जाती है, इसलिए वो मना कर देते हैं कि नहीं 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 जान जी तुम अपने पास रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन इतने में हमारी काइलिन जिया से कहती है कि जाकर ले लो। तो जिया भी हमारी चुपके से आती है और जान से उस जड़ी बूटी को छीन लेती है और फिर इसके बाद काइलिन और जिया वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद आइस एम्परर हमारी जान से कहते हैं कि तुम्हारे पास मेडूसा वाला कार्ड है तो हमें मिस्ट्री क्लाउड से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस यूनिसेंट की हिम्मत ही नहीं है कि वो क्वीन मेडूसा से लड़ सके। लेकिन इस पर हमारा जान कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है इस लड़की पर कि मेरी मदद करेगी, इसलिए वो साले धोती चोर से तो मैं ही निपटूंगा। अब इसके बाद आइस एम्परर हमारे जान से कहते हैं कि इन 3 सालों में मिस्ट्री क्लाउड ने यहाँ पर बहुत ही दंगा प्रसाद किए हैं जिस वजह से आसपास की तीनों फैमिली भी नाराज हैं, इसलिए हमें उनका साथ ले लेना चाहिए। और तो और राजघराना भी हमारे साथ आ जाएगा, इसलिए मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। अब भाई आइस एम्परर की इस बात पर हमारा जान यहाँ पर कुछ सोचने लगता है, लेकिन इतने में हमारे लोंडे का बीच वाला भाई बोल जाता है और वो हमारे जान से कहने लगता है कि आइस एम्परर एकदम ठीक कह रहे हैं, मिस्ट्री क्लाउड इन 3 सालों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए हमें बाकी की फैमिली को की भी मदद ले लेनी चाहिए। और फिर क्या इसी कहावत के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड